कभी सोचा है कि किसी की आंखें माँ पर जाती हैं तो नाक बिल्कुल पिता पर? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये सब कमाल है आनुवंशिकता का। मतलब कि वो छिपा हुआ कोड जो हमें हमारी पीढ़ियों से जोड़ता है। आज हम इसी कोड को अनलॉक करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा सफर एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होगा। फिर हम जानेंगे कि विरासत के नियम क्या हैं, ग्रेगर मेंडल के मटर के पौधों वाले शानदार एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब कुछ जीन्स के लेवल पर काम कैसे करता है। हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरे टॉपिक के दिल में है। एक ऐसी पहेली जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है। चलिए, इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने का जो पहला कदम है, वो है भिन्नता या वेरिएशन को समझना। हर जीव अपने माता पिता जैसा तो होता है, पर उनकी 100% कॉपी नहीं होता। हमेशा छोटे छोटे लेकिन बड़े जरूरी फर्क होते ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें विरासत में एक बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो मिलता है, लेकिन हर नई पीढ़ी में कुछ नए अपडेट्स भी आते हैं। यही छोटे छोटे बदलाव या कहें कि भिन्नताएं हमें एक दूसरे से अलग और बिल्कुल यूनिक बनाती हैं। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो बदलाव और गुण हैं, ये अगली पीढ़ी तक ऐसे रैंडम तरीके से नहीं पहुंचते। नहीं, बल्कि ये कुछ तय नियमों को फॉलो करते हैं। प्रकृति में एक छिपा हुआ पैटर्न है। चलिए देखते हैं कि ये नियम आखिर हैं क्या। जरा अपने आसपास ही देख लीजिए। हर चेहरे, हर इंसान में ये फर्क साफ नजर आएंगे। और ये भिन्नताएं हैं जो इंसानी आबादी में इतनी कमाल की डाइवर्सिटी की वजह है। एक बहुत ही सीधा सा उदाहरण लेते हैं। हमारे कान का निचला हिस्सा, जिसे ईयर लोब कहते हैं। कुछ लोगों में ये सिर से जुड़ा होता है और कुछ में आज़ाद। ये एक छोटा सा फर्क है, पर ये सीधे सीधे हमारे माता पिता से मिले जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस का नतीजा है। इसका मतलब है कि हमारे हर एक गुण के लिए हमें माता और पिता दोनों से एक एक जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मिलता है। यानी हर लक्षण के लिए हमारे पास जानकारी के 2 वर्जन होते हैं। और जानते हैं, यही वो मेन आइडिया था जिसने ग्रेगर मेंडल को उनकी महान खोजों की तरफ बढ़ाया। तो अब कहानी में एंट्री होती है ग्रेगर मेंडल की। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ बड़े सब्र से एक्सपेरिमेंट्स करके आनुवंशिकता की उन राजों से पर्दा उठाया जिन्हें सदियों से कोई समझ नहीं पाया था। मेंडल का तरीका ना अपने समय से बहुत आगे था। जहां दूसरे साइंटिस्ट सिर्फ चीजों को देखते और अंदाजा लगाते थे, वहीं मेंडल ने हर पीढ़ी के पौधों की बाकायदा गिनती की और डेटा बनाया। उन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथ्स का इस्तेमाल किया, और सच कहूं तो यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। मेंडल का प्रोसेस बहुत सिंपल लेकिन शानदार था। उन्होंने लंबे और छोटे पौधों को क्रॉस कराया, फिर पहली पीढ़ी को देखा। इसके बाद उस पीढ़ी को आपस में ही क्रॉस होने दिया और आखिर में दूसरी पीढ़ी में जो पौधे आए उनकी गिनती की। और नतीजा तो एकदम चौंकाने वाला था। पहली पीढ़ी में एक भी पौधा मीडियम हाइट का नहीं था। सारे के सारे लंबे थे। ऐसा लगा जैसे छोटेपन का गुण कहीं हवा में ही गायब हो गया हो। एक गुण ने दूसरे पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। लेकिन असली जादू तो दूसरी पीढ़ी में हुआ। छोटे पौधे फिर से सामने आ गए, और सिर्फ आए ही नहीं, बल्कि लंबे और छोटे पौधों का अनुपात हमेशा 3 और 1 का था। ये एक सटीक मैथमेटिकल पैटर्न था। इससे ये साबित हो गया कि छोटेपन का गुण गायब नहीं हुआ था, बस पहली पीढ़ी में छिपा हुआ था। इसी ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट ट्रेट का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो गुण है जो हमेशा खुद को दिखाता है, भले ही इसके लिए सिर्फ एक ही जेनेटिक इंस्ट्रक्शन मौजूद हो। और इसका ठीक उल्टा है अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव ट्रेट। ये वो छिपा हुआ गुण है जो तभी दिखाई देता है जब उसके लिए माँ और पिता दोनों से मिले इंस्ट्रक्शंस मौजूद हों। यही वजह थी कि छोटे पौधे दूसरी पीढ़ी में जाकर वापस दिखे। तो मेंडल ने ये तो बता दिया कि क्या होता है। अब हम साइंस की मॉडर्न समझ की तरफ बढ़ते हैं, ये जानने के लिए कि ये सब कैसे होता है। मतलब जीन्स के लेवल पर ये गुण आखिर दिखते कैसे हैं। यहीं पर जीन का रोल आता है। जीन को आप विरासत की सबसे छोटी यूनिट मान सकते हैं। वो असल में एक रेसिपी बुक की तरह हैं, जिसमें हमारे हर गुण को बनाने का तरीका लिखा होता है। ये प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, जीन प्रोटीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर प्रोटीन हमारे शरीर में वो सारा काम करते हैं जिससे हमारे गुण तय होते हैं। जैसे
लंबे पौधे वाले जीन एक ऐसा प्रोटीन बनाते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा असरदार बनाता है। ज्यादा हार्मोन का मतलब ज्यादा लंबा पौधा। इतना सीधा है ये। और ये जो जीन है ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर्स में पैक होते हैं। हमारे हर सेल में हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, एक माँ से मिली हुई और एक पिता से। इसी वजह से हमें हर जीन के लिए दोनों पेरेंट्स से एक एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। मेंडल ने एक और बड़ी जरूरी बात पता लगाई कि अलग-अलग गुण जैसे बीज का आकार और उसका रंग एक दूसरे से आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति इन गुणों को मिलाकर नए-नए कॉम्बिनेशन बना सकती है जो शायद पेरेंट्स में भी न हो। अब इन्हीं नियमों का एक बहुत ही जरूरी इंसानी उदाहरण देखते हैं कि किसी का जैविक लिंक कैसे तय होता है। ये भी क्रोमोसोम्स की एक खास जोड़ी से ही कंट्रोल होता है। इंसानों में क्रोमोसोम्स के 22 जोड़े तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है वो अलग होती है। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं यानी XX, जबकि पुरुषों में एक X और एक छोटा Y क्रोमोसोम होता है यानी XY। तो बच्चे का लिंग कैसे तय होता है? देखिए, माँ के पास तो सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए बच्चे को हमेशा माँ से एक X ही मिलता है। लेकिन पिता के पास X और Y दोनों होते हैं। अगर पिता की तरफ से X क्रोमोसोम आता है तो बच्चा लड़की XX होता है, और अगर पिता से Y क्रोमोसोम आता है तो बच्चा लड़का XY होता है। यानी बच्चे का जैविक लिंग पिता के क्रोमोसोम से तय होता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि मेंडल के सिंपल से नियम कैसे विरासत को कंट्रोल करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये चंद नियम पृथ्वी पर जिंदगी की इतनी विशाल और कमाल की विविधता कैसे बनाते हैं? इस सवाल का जवाब विकास की कहानी में छिपा है, जिसकी बात फिर कभी